हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो हमारा पीडिया का टॉपिक है उसके 10 स्टेप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो 10 स्टेप मैनेजमेंट के ऊपर ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले के वीडियोस के अंदर हमने हाइपोग्लाइसेमिया का मैनेजमेंट, हाइपोथर्मिया का मैनेजमेंट एंड हमने डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट, इन सब के बारे में बात कर ली है। तो आज हम 4th नंबर के अंदर जो हमारा करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का करेक्शन है ये हमें तीनों फेज के अंदर करना है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सेम वाले सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले जो जितने भी बच्चे होते हैं, ऑल चिल्ड्रन विथ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, इन सब बच्चों के अंदर पोटेशियम एंड मैग्नीशियम क्या तो कि पोटेशियम एंड मैग्नीशियम इन दोनों की डेफिशिएंसी होती है। एंड जो सोडियम होता है ये एक्सेस होता है, ठीक है। जो सेम वाले जितने भी बच्चे हो गए इन सब के अंदर पोटेशियम ज़्यादा रहेगा, मैग्नीशियम भी ज़्यादा रहेगा, बट जो सोडियम है वो कम होगा, ठीक है। तो हमें इनको मैनेज कैसे करना है, तो कि ये जो सबसे पहले तो ये जो मैनेज है पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम, ये बच्चा जब हमारे पास आएगा एंड तुरंत ही हम इंस्टेंट मैनेजमेंट नहीं कर सकते। इसको मैनेज करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 2 वीक तक का टाइम लगेगा, ठीक है। एंड हमें क्या करना है, तो कि इसका मैनेजमेंट तो बहुत सिंपल है कि भाई सोडियम ज़्यादा होगा उस बच्चे के अंदर, तो हमें क्या करना है, तो कि डाइट के अंदर जो सोडियम इनटेक है उसको रिड्यूस कर देना है, ठीक है। तो सोडियम ज़्यादा है तो सिंपली हमें सोडियम कम देना है उस बच्चे को। अब ये जो पोटेशियम कम है, ये जो मैग्नीशियम कम है, उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो पोटेशियम कम होगा उसके अंदर, तो हाइपोकैलेमिया जो होगा उसके अंदर जो पोटेशियम है वो कम होगा, उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो जो ये पोटेशियम कम है उसके मैनेजमेंट के लिए हमें उसको सिरप देनी है, पोटेशियम क्लोराइड की, KCl की सिरप देनी है, ठीक है। एंड अगर आपको इसके डोज भी याद रखने हो तो हमें इसको पोटेशियम कितना देना होता है, तो कि 3 to 4 मिली इक्विवेलेंट पर kg पर डे ओरली देना होता है 2 वीक्स के लिए, ठीक है। एंड ये जो पोटेशियम है ये अकेले नहीं दे सकते ना, किसी के साथ डाइल्यूट करके देना होगा। तो इसको डाइल्यूट किसके साथ करना है, तो कि ORS के साथ कर सकते हैं। एंड अगर ORS के साथ नहीं करना है तो डिस्टिल वाटर के साथ कर सकते हैं, ठीक है। जो पोटेशियम है ये 3 to 4 मिली इक्विवेलेंट पर kg पर डे ओरली देना है 2 वीक्स के लिए। एंड इसको हमें ORS के साथ डाइल्यूट करना है और डिस्टिल वाटर के साथ डाइल्यूट करना है, ठीक है। इतना इनफ है। एंड अगर आपको थ्योरी के अंदर आप इतना लिखेंगे ना तो चलेगा, बट क्या है कि अगर जो बच्चा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम की वजह से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, अगर उसका जो सीरम पोटेशियम है वो लेस देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है और लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर विथ ECG चेंजेस, ठीक है। अगर लेस देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है एंड अगर लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर विथ ECG चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं, पोटेशियम कम है उसकी वजह से। तो हमें क्या करना है, तो कि इंट्रावीनसली पोटेशियम को करेक्ट करना पड़ेगा। एंड इसके लिए हमें कितना पोटेशियम देना है उसको, तो कि 0.3 to 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर kg पर आवर KCl का इन्फ्यूजन हमें उसको देना है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है हाइपोकैलेमिया के बारे में, जो पोटेशियम की डेफिशिएंसी थी उसके बारे में। सोडियम की तो हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे। तो फॉर हाइपोमैग्नीशियमिया के करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तो कि हमें इसको Mg+2 देना होगा, कितना, तो कि 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर kg पर डे। और अगर ये नहीं देना है हमें तो हम 50% MgSO4 का इंजेक्शन भी दे सकते हैं, कितना, तो कि 0.2 to 0.3 ml पर kg पर डे, ठीक है। एंड ये जो है इंजेक्शन वो डे 1 पे हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है एंड उसके बाद हम जो मैग्नीशियम है वो ओरली कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है।
तो 4th नंबर पे जो था कि करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, उसके बारे में हमने सीख लिया है, जिसके अंदर हमने क्या देखा तो कि पोटेशियम कम होगा उसको ट्रीट करना है, Mg मैग्नीशियम कम होगा उसको ट्रीट करना है, एंड जो सोडियम है वो ज़्यादा होगा। तो ये जो थे तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स उसको हमें मैनेज करना है। इसके बाद क्या है तो कि 5th नंबर पे जो स्टेप था वो था कि ट्रीट द इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शंस को ट्रीट करना है। एंड इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट से पहले हम कुछ जान लेते हैं कि इन्फेक्शन के जो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम होते हैं, जैसे कि फीवर होता है ना, ये जो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं फीवर के, वो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले चाइल्ड के अंदर एब्सेंट हो गए। क्लासिकल साइंस ऑफ इन्फेक्शन जैसे कि फीवर एंड टैकीकार्डिया मे बी एब्सेंट इन सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन चाइल्ड। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले चाइल्ड के अंदर जो क्लासिकल साइंस एंड सिम्टम्स हो गए इन्फेक्शन के, फीवर टैकीकार्डिया, ये एब्सेंट हो गए। एंड ये जो सिम्टम्स है, साइंस है, वो एब्सेंट हो, फिर भी उसके अंदर इन्फेक्शन तो प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, तो हमें ये मान ही लेना है, अज्यूम कर लेना है कि सभी माल नरिश जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे आएंगे हमारे पास, उनके अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, ऐसा मान लेना है। ज़्यादातर केसेस के अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट होता ही है। अगर 1-8% केस के अंदर इन्फेक्शन नहीं भी होगा तो चलेगा, हमें इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, ऑलमोस्ट तो इन्फेक्शन होता ही है, बट अगर इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स एब्सेंट हो गए एंड हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं की तो लास्ट में फिर सीवियर कंडीशन हो जाएगी ना। इससे अच्छा है कि हम पहले से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। तो हमें क्या करना है इन बच्चों के अंदर, तो कि हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर देनी है। कौन कौन सी, तो कि एम्पिसिलिन एंड अमीकासिन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एम्पिसिलिन एंड अमीकासिन का जो कॉम्बिनेशन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, वो हमें स्टार्ट कर देनी है। फिर अगर हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करके लेबोरेटरी टेस्टिंग करवाते हैं एंड हमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई होता है अगर, तो फिर हम एंटीबायोटिक्स को चेंज कर सकते हैं, बट पहले हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट कर देना है। एंड वोम इन्फेक्शंस हो गई अगर उसके अंदर, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें अल्बेंडाजोल दे देनी है। ठीक है, एंड क्या है कि इन बच्चों के अंदर हमें जो क्रोनिक इन्फेक्शन है जैसे कि HIV है, TB है, इन सब का भी स्क्रीनिंग करवा लेना है। ठीक है, तो ये जो था 5th नंबर का स्टेप इन्फेक्शन ट्रीट, इसके बारे में हमने सीख लिया है। अब 6 नंबर पे कौन सा स्टेप है, तो कि करेक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब क्या होता है कि एटलीस्ट 2 वीक के लिए हमें सब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो उस बच्चे को देने ही होते हैं। तो सबसे पहले हम उसके लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने हैं। फिर उसके बाद हम सबके डोज देखने वाले हैं। एंड सबके डोज अगर आपको डिटेल में याद नहीं रहते तो आपको विटामिन ए का डोज तो याद रखना ही है, क्योंकि क्या होता है कि जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है ना, वैक्सीन, इसके अंदर ये आता है एंड ये हमें वाइवा के अंदर भी पूछते हैं। ठीक है, इसका डोज तो आपको याद रखना ही है, बाकी का आप रख सकते हैं तो रख सकते हैं अगर आपको सब याद रहते हैं तो। बाकी आपको ये जो न्यूट्रिएंट है, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इन सब के नेम पता होने चाहिए एंड इसका डोज तो पता होना ही चाहिए। तो क्या क्या देना है हमें, तो कि फोलिक एसिड, जिंक, कॉपर, विटामिन के, विटामिन ए, आयरन, मल्टीविटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ हमें 2 वीक्स के लिए उस बच्चे को डेली देना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का क्या है, तो कि डे 1 पे हमें उसको 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड देना है एंड उसके बाद हमें 1 मिलीग्राम पर डे डेली देना है 2 वीक्स के लिए। सबसे पहले जब वो हमारे पास आएगा तो फर्स्ट डे पे हमें उसे 5 mg देना है एंड फिर 1 mg पर डे हर रोज़ हमें 2 वीक्स के लिए उसको देना है। फिर उसके बाद क्या है, तो कि उसके बाद है जिंक। तो जिंक 2 मिलीग्राम पर kg पर डे, ये भी हमें 2 वीक्स के लिए देना है। फिर उसके बाद है कॉपर 0.3 मिलीग्राम पर kg पर डे। उसके बाद है विटामिन के 2.5 mg सिंगल डोज देना है इसका हमें इंट्रामस्क्यूलर फर्स्ट डे पे। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है। क्या है कि विटामिन ए का हमें सिंगल डोज देना है डे 1 पे। ठीक है,
अब कितना डोज देना है वो एज पर डिपेंड करता है। अगर उस बच्चे की एज लेस देन 6 मंथ्स है तो हमें कितना देना है उसको, तो कि 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, कितना देना है। अगर उस बच्चे की एज जो है वो लेस देन 6 मंथ है तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। एंड अगर उस बच्चे की जो एज है वो 6 मंथ से लेके 1 ईयर के बीच में है तो हमें उसको कितना देना है, तो कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। एंड अगर उस बच्चे की एज जो है वो मोर देन 1 ईयर है तो कितना देना है हमें उसको डोज, तो कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। बट अगर उस बच्चे का जो वेट है, अगर उस बच्चे की एज जो है वो मोर देन 1 ईयर है बट उसका वेट जो है वो लेस देन 8 kg है तो फिर हमें यही डोज उसको देना है, ठीक है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये आपको पता होना चाहिए कि लेस देन 6 मंथ 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, 6 मंथ टू 1 ईयर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, एंड मोर देन 1 ईयर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। इतना तो आपको याद करना ही है। एंड क्या है कि अगर जो बच्चा है उसको ज़ेरोप्थेल्मिया मतलब कि विटामिन ए डेफिशिएंसी के जो साइन एंड सिम्टम्स है, नाइट ब्लाइंडनेस, बाइटोट स्पॉट, कॉर्नियल जेरोसिस, कंजक्टाइवल जेरोसिस, कॉर्नियल ओपेसिटी, ये सब कुछ प्रेजेंट है, और अगर उसको पास्ट में मीजल्स की हिस्ट्री है तो हमें क्या करना है, तो कि सेम डोज हमें रिपीट करना है 2nd डे पे एंड 14th डे पे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमें सिंगल डोज देना है डे 1 पे। बट अगर उसको विटामिन ए डेफिशिएंसी के साइन प्रेजेंट है, मीजल्स की हिस्ट्री है, तो 2nd डे पे एंड 14th डे पे डोज को हमें रिपीट करना है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो डे 1 पे एक ही डोज देना है, एंड अगर ये है तो बाकी के 2 डोज रिपीट करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आयरन के बारे में। तो आयरन का डोज कितना है, तो कि 3 मिलीग्राम पर kg पर डे, एंड ये हमें 2nd वीक के बाद से स्टार्ट करना है रिहेबिलिटेशन फेज के अंदर। ये मैंने स्टार्टिंग के अंदर जो चार्ट बताया था ना आपको, उसके अंदर मैंने बताया था कि लास्ट में हमें आयरन स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड जब जो चाइल्ड है उसकी एपेटाइट वापस से रिटर्न हो जाएगी, उसका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हमें आयरन स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड क्या है कि अगर जो बच्चा है उसको सीवियर एनीमिया है, उसका हीमोग्लोबिन जो है वो लेस देन 4 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो एंड अगर उसका जो हीमोग्लोबिन है वो 4 to 6 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है बट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रेजेंट है, अगर एनीमिया है लेस देन 4 हीमोग्लोबिन है, और अगर 4 to 6 के बीच में भी हीमोग्लोबिन है बट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रेजेंट है, तो इसके अंदर हमें इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, तो कि PCV 5 to 10 ml पर kg 3 आवर के अंदर स्लोली उसको ट्रांसफ्यूज करना है, एंड उसके बाद हमें लेसिक्स का इंजेक्शन देना है 1 mg पर kg, ठीक है। तो ये हमने आयरन की बात कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर पे मल्टीविटामिन्स के बारे में। तो मल्टीविटामिन्स के अंदर क्या है, तो कि जैसे विटामिन्स जैसे कि B1, B2, B6, B12, विटामिन D, E, ये सब हमें डेली उसको देने हैं, मेंटेनेंस डोज देना है इसका, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी के साइन सिम्टम प्रेजेंट है तो उसका थेरापेटिक डोज देना है, एंड अगर इसमें से किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं है तो उसका मेंटेनेंस डोज देना है, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी के साइंस प्रेजेंट है तो थेरापेटिक डोज, एंड अगर नहीं प्रेजेंट है तो सिर्फ मेंटेनेंस डोज, ठीक है। एंड मिनरल्स, बाकी के जो मिनरल्स है वो भी हमें उसको देने हैं, ठीक है। तो ये हमने 7 नंबर पे देख लिया। क्या देखा हमने, तो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को, ये 6 नंबर का स्टेप था, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को करेक्ट करना, ठीक है। इसके अंदर हमने फोलिक एसिड, जिंक, कॉपर, विटामिन के, विटामिन ए, आयरन, मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स, इन सब के बारे में देख लिया है। अब इसके बाद 7 नंबर पे देखते हैं हम इनिशिएट फीडिंग।
अब इसके अंदर क्या है कि जब बच्चे का एडमिशन होगा तो फीडिंग के लिए हमें F75 फॉर्मूला को यूज़ करना है, ठीक है। F75 डाइट देना है हमें उसे हर 2 घंटे पे, एंड स्मॉल फीड्स देने हैं, ठीक है, 11 ml पर kg। एक साथ उस बच्चे को ज़बरदस्ती सब कुछ खिला नहीं देना है। एंड जो डाइट होगा वो लो ऑस्मोलारिटी वाला एंड लो लैक्टोज वाला होगा, ठीक है। एंड हम उसको जो डाइट दे रहे हैं, अगर वो जो डाइट हम उसको दे रहे हैं, जो फूड हम उसको ऑफर कर रहे हैं, उसका मोर देन 80% जितना फूड है वो चाइल्ड फिनिश कर रहा है तो ओरली कंटिन्यू करना है हमें। एंड लेस देन 80% जो है फूड वो ले रहा है तो हमें उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की मदद से देना है, ठीक है। अब ये F75 क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कि ये जो F75 फूड होगा ना, वो हम 100 ml जो फूड देंगे ना, उसके अंदर से उसको 75 किलो कैलोरीज मिलेगी, इसलिए इसको F75 बोलते हैं। एंड इसके अंदर से प्रोटीन कितना मिलेगा 100 ml में से, तो कि 0.9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। एंड अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखनी हो तो इसके अंदर से कैलोरी आपको केजी के अकॉर्डिंग काउंट करनी है, तो 100 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, प्रोटीन 1 to 1.5 ग्राम पर किलोग्राम पर डे, एंड जो लिक्विड अमाउंट हम उसको कितना देने वाले हैं तो कि 130 ml पर केजी पर डे। बट आप ये याद नहीं रखेंगे ना तो चलेगा, आपको ये दोनों पता होने चाहिए, ठीक है, कि भाई F75 कब से हम बोल रहे हैं, तो F75 है क्या, तो कि ये जो फूड है इसके अंदर हम 100 ml जो मिल्क टाइप का होगा वो ऑफर करेंगे उस बच्चे को, 100 ml खिलाएंगे तो उसके अंदर से उसको 75 किलो कैलोरी मिलेगी एंड 0.9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। अब 8 नंबर का स्टेप है कैचअप ग्रोथ। इसके अंदर क्या है तो कि ये जो लास्ट में रिहेबिलिटेशन फेज होगा ना, उसके अंदर हमें स्टार्ट करना है जब उस बच्चे की एपेटाइट नॉर्मली रिटर्न हो जाएगी, हाइपोग्लाइसेमिया के कोई सिम्टम्स, कोई एपिसोड देखने को नहीं मिलेंगे, उसका जो इडीमा होगा वो भी रिजोल्व हो गया होगा, वो भी चला गया होगा, तब हमें क्या करना है तो कि हम उसको जो F75 स्टार्टिंग के अंदर जो डाइट दे रहे हैं उसको हमें रिप्लेस कर देना है F100 से, ठीक है। सेम अमाउंट जितना F75 दे रहे थे, इक्वल अमाउंट, ठीक है, जितना F75 दे रहे थे उतना ही हमें F100 देना है उसको। अब ये F100 क्या है तो कि F100 जो है इसके अंदर से उसको 100 ml के अंदर 100 किलो कैलोरी मिलेगी एंड 100 ml में से उसको 2.9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। F75 के अंदर क्या था तो कि 75 किलो कैलोरी एंड 0.9 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था, एंड यहाँ पे 100 किलो कैलोरी एंड 2.9 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो सेम यहाँ भी आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसको F100 क्यों बोलते हैं, ठीक है। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेम यहाँ पे आपको याद रखनी हो, 150 to 200 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, 4 to 6 ग्राम पर केजी पर डे एंड 4 to 6 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन, ये 150 to 200 कैलोरीज एंड 180 to 200 लिक्विड टोटल होगा। बट अगेन सेम ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। पीडिया के अंदर बहुत से अमाउंट आपको, बहुत सी वैल्यू आपको याद रखनी होगी, तो आप एक साथ सब याद करने की कोशिश करेंगे ना तो लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम पे सब मिक्सअप हो जाएगा। इससे अच्छा है कि स्टार्टिंग से ही आप थोड़ा थोड़ा ही याद रखें, तो लास्ट तक जो ज़रूरी है वो आपको याद रहे। सब अमाउंट एक साथ पे याद रख के एग्ज़ाम पे लिख पाना ये थोड़ा मुश्किल है। अब 9 नंबर पे कौन सा स्टेप है तो कि सेंसरी स्टिम्युलेशन। सेंसरी स्टिम्युलेशन अब क्या है कि जो बच्चा होगा उसके साथ हमें थोड़ा जेंटली बिहेव करना है, थोड़ा प्यार से बिहेव करना है, ठीक है। क्या है तो कि टेंडर लविंग केयर देनी है उस बच्चे को, फिर उसको टॉयज दिलाने हैं एंड उसके साथ खेलना है, प्ले थेरापी देनी है उसको, अदर बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ खेलने देना है, उसकी मदर को या उसके कोई फैमिली मेम्बर को उसके साथ खेलना है। 15 to 30 मिनट्स पर डे मिनिमम इतना तो प्ले थेरापी देनी ही है, ठीक है। एंड जब बच्चा ठीक होना स्टार्ट हो जाए ना तब उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी स्टार्ट करा देनी है। एंड एनकरेज मदर्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई उसकी मदर जो है वो जो चाहे वो करे। स्मॉल टाउन्स के अंदर क्या होता है तो कि जो गर्ल्स होती है वो 18-19 साल पे, 18-19 साल पे प्रेग्नेंट हो जाती है एंड उसके बच्चे भी होते हैं।
अभी मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट है, तो मैं जिस गांव के अंदर पीएचसी के अंदर जा रही हूँ वहाँ 18 इयर्स की 19 इयर्स की गर्ल्स बच्चों के साथ आती है। उनके बच्चे होते हैं 1-1.5 साल के, पता नहीं कैसे। तो वो अभी 19 साल की या 20 साल की कोई गर्ल होगी, वो 1-1.5 साल के बच्चे को पता नहीं कैसे हैंडल कर रही होगी। बट जनरली सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन उस टाइप के बच्चों के अंदर ही देखने को मिलते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ पे मैं जा रही हूँ पीएसएम के अंदर, वहाँ पे मैंने एक 19 ईयर की गर्ल देखी। उसको 1-1.5 साल का बच्चा था और उसको सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन था। अभी वो जो गर्ल थी वो खुद भी प्रिपेयर नहीं थी और वो इस बच्चे को पता नहीं कैसे हैंडल कर रही होगी। एंड मदर के इन्वॉल्वमेंट को एनकरेज करना है कि भाई उसको अपने बच्चे का ठीक से ख्याल रखना है। कैसे? तो कि फीडिंग ठीक से करवाना है, बाथिंग करवाना है, नहलाना है उस बच्चे को, उसके साथ खेलना है, एंड स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बतानी है उसको। मतलब कुछ स्टोरीज छोटी छोटी इधर उधर की जो हम अपने दादा दादी नाना नानी से सुनते थे उस टाइप की सुनानी है, और मसाज करना है। ठीक है। अब लास्ट में 10th स्टेप है कि प्रिपरेशन फॉर फॉलोअप। ठीक है। जब बच्चा ठीक हो जाएगा तब उसको अपने घर पे वापस भेजना पड़ेगा। तब ऐसा नहीं है कि भाई एक बार ठीक करके घर भेज दिया फिर हमें जो हो वो होने देना है, नहीं, उसको थोड़े थोड़े टाइम पे वापस चेकअप के लिए बुलाना है। ठीक है। फॉलो अप विजिट फर्स्ट वीक पे, फर्स्ट मंथ पे एंड 3rd मंथ पे आफ्टर डिस्चार्ज। ठीक है। जब बच्चा ठीक होने लगे उसको डिस्चार्ज मिल जाए। एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया ऑलरेडी हमने देख लिए है स्टार्टिंग के वीडियोस के अंदर। तो जब डिस्चार्ज मिल जाए उस बच्चे को तब वापस से फर्स्ट वीक के अंदर, उसके बाद का जो फर्स्ट वीक होगा उसके अंदर, नेक्स्ट मंथ के अंदर एंड 3 मंथ के बाद हमें उसको फॉलोअप के लिए बुलाना है। एंड 6 मंथ्स के बाद हमें ईयरली विजिट के लिए बुलाना है। ठीक है। एंड ऐसी विजिट्स कब तक कराती रहनी है? तो कि जब उसका जो वेट फॉर हाइट है वो मोर देन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पहुंच जाए तब तक। ये आइडियली थियोरेटिकल बातें हैं। आई डोंट थिंक कि प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल है, क्योंकि स्मॉल टाउन्स के अंदर जब मैं जहाँ पे जाती हूँ पीएचसी के अंदर, वहाँ एक बार बच्चे को ले आए ना वो भी बहुत है। मैं पीएचसी के अंदर जाती हूँ, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर। वहाँ पे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों की जो ये 10 स्टेप वाली जो ईपीडी देना है वो सब कुछ अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर CHC है, वहाँ पे हम उसको रिफ़र करते हैं। ठीक है। तो ये जो 19 साल की गर्ल की बात कर रही हूँ ना, मैंने जो 1-2 दिन पहले देखी थी, वो अपने बच्चे को, वो आई थी फीवर एंड डायरिया की कंप्लेंट के साथ। एंड वो अपने बच्चे को यहाँ पीएचसी से यहाँ पे CHC तक ले जाने के लिए भी रेडी नहीं थी। वो बोल रही थी कि पीएचसी में यहाँ पे जो दवाइयाँ है वो फीवर एंड डायरिया की वो दे दो। सीनियर मैम थी मेरे साथ, उन्होंने बहुत समझाया कि माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा है, CHC पे ले जाओ, वहाँ पे ठीक से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। बट वो नहीं ले जा रही थी, पता नहीं अब ले गई होगी या नहीं। बट अभी एक बार भी बच्चे को नहीं ले जा रही थी। तो ये फॉलोअप 6 मंथ के बाद ईयरली फॉलोअप तो बहुत दूर की बातें हैं, बट थियोरिटिकली हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सब जगह पे ऐसा होता होगा, बट मैंने अभी ऐसा केस देखा। तो ये 10 स्टेप की बात कर ली है हमने, प्रिपरेशन फॉर फॉलोअप लास्ट स्टेप की बात कर ली हमने। अब क्या है कि हम उसकी जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अब वो ट्रीटमेंट फेल हो गई है, ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुई है, उसके कौन कौन से क्राइटेरिया है? फेलियर टू रिस्पॉन्ड क्राइटेरिया। अब क्या है कि हमने उस बच्चे को NRC के अंदर एडमिट कर दिया है एंड आफ्टर एडमिशन 4th डे पे उसकी जो एपेटाइट है वो रीगेन नहीं हो पाई है, ठीक है, एपेटाइट उसकी वापस नहीं आई है। एंड उसका जो इडीमा लॉस होना चाहिए ना, इडीमा उसका करेक्ट होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ है। इडीमा 10th डे तक प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये प्राइमरी क्राइटेरिया है, ये तीनों जो है वो। अगर एपेटाइट उसकी वापस नॉर्मल नहीं हुई है, इडीमा लॉस नहीं हुआ है एंड इडीमा 10th डे तक प्रेजेंट है, तो
फेलियर टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, जो हमने ट्रीटमेंट दी है वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। एंड सेकेंडरी क्राइटेरिया के अंदर क्या है, तो कि फेलियर टू गेन वेट एटलीस्ट 5 ग्राम पर kg पर डे फॉर 3 सक्सेसिव डेज आफ्टर फीडिंग ऑन केचअप डाइट, ठीक है। हम उसको जो डाइट थे, जो F75 F100 जो भी डाइट दे रहे हैं, उसके बाद भी उसका वेट गेन 5 ग्राम पर kg पर डे जितना वेट गेन उसका कंटिन्यूअसली 3 डे के लिए होना चाहिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो ये फेलियर टू रिस्पॉन्ड, मतलब कि हमारी जो ट्रीटमेंट थी वो ठीक से काम नहीं कर पाई है, ठीक है। तो ये 10 स्टेप मैनेजमेंट फाइनली हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके साथ साथ हमारा जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है पीडिया का, वो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर कोई न्यू अपडेट आएगी या ऐसा कुछ होगा तो मैं वापस से एक्स्ट्रा वीडियोस अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया है। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन पीडिया का मोस्ट जितने भी मोस्ट लगाने हो उतने लगा दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड अगर आपको केस आ गया ना, केस सेम का, तब तो ख़त्म, सब कुछ आना चाहिए। थियोरी में तो अभी भी है कि भाई ये सेम पूरा नहीं पूछते, इसमें से या तो मैनेजमेंट पूछा होगा या तो पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस पूछे होंगे या एडमिशन क्राइटेरिया या डिस्चार्ज क्राइटेरिया, बट केस के अंदर तो आपको सब कुछ पूछ सकते हैं ना, ठीक है। तो पीडिया के अंदर आप कोई टॉपिक ठीक से पढ़े या ना पढ़े, पढ़ने ही है, बट इस टॉपिक को तो आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। थैंक यू।